गाइस, जैसे अपन ने JIGL की एक सीरीज चालू की है जून अटेम्प्ट के लिए, 11 दिनों में 11 चैप्टर मेरे साथ में तुम लोग करोगे रिवाइज, जिसमें अपन ने कल एक चैप्टर ऑलरेडी रिवाइज कर लिया था बेटा, ITI। अगर तुम लोगों ने वो चैप्टर देखा नहीं है तो इसके पुराना वाला वीडियो जो है, कल का वीडियो जो है वो जाके देखिए, जिसमें तुमको ITI से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने कवर करने की कोशिश करी है। तुम्हारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा क्या रहेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट। वैसे ही आज मैं लेके आया हूँ तुम सबके लिए CPC बेटा, और CPC के जितने भी सारी चीजें मुझे इंपॉर्टेंट लगती हैं वो सारी चीजें मैं तुम सबके लिए लेके आऊंगा। और चालू करते हैं, मॉड्यूल खोल लो बेटा, या फिर तुम्हारी जो भी नोट्स होंगे वो खोल लो, अपन चालू करते हैं। ध्यान दो क्या क्या चीजें मुझे इंपॉर्टेंट लगती है। अगर मॉड्यूल तुमने खोली हुई है तो देखो, सबसे पहले डिग्री नजर आएगा, है ना। और डिग्री के बारे में अगर बोलूँ तो डिग्री आता है बेटा सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 में। डिग्री एक फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है जो कि कोर्ट देता है, ये कंक्लूसिव होता है, यहाँ पे पार्टीज के राइट को डिटरमाइन किया जाता है, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द मैटर में क्या क्या हुआ था वो देखा जाता है, और ये एक तो प्रीलिमिनरी भी हो सकती है या फिर फाइनल भी हो सकती है। तो डिग्री कैसी होती है बेटा, जो कि कौन देगा, एजुडिकेट करेगा कोर्ट, कंक्लूसिवली डिटरमाइन करेगा किसकी राइट्स को, पार्टीज की, कौन से मैटर के ऊपर, जो कि कॉन्ट्रावेंशन में थे। और डिग्री कितने टाइप की होती है बेटा, दो, एक तो प्रीलिमिनरी होती है और एक तो कैसी होती है बेटा, फाइनल। बट डिग्री में दो चीजें नहीं आती है, एक तो अपील फ्रॉम ऑर्डर, और एक तो अगर ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट हुआ है, मतलब क्या हो गया बेटा, डिफॉल्ट की वजह से ऑर्डर को क्या कर देता है, डिसमिस। ये दोनों चीजों को डिग्री माना नहीं जाएगा, ठीक है कि नहीं बेटा। इसके नीचे एसेंशियल दिए हुए वही है जो अपन ने ऊपर पढ़ा था, तो तुमको सेम नीचे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं आगे, डिग्री होल्डर और जजमेंट डेटर कौन होता है, जिसके फेवर में डिसीजन आएगा उसको बोलेंगे डिग्री होल्डर, जिसके अपोज में डिसीजन आएगा उसको बोलेंगे जजमेंट डेटर। फिर आते हैं अपील फ्रॉम ऑर्डर पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लगता है मुझे ये, तुम लोग इसको स्टार मार्किंग करके रखो। सेक्शन नंबर 104 में, सेक्शन नंबर कौन से में बेटा, 104 में अपील फ्रॉम ऑर्डर, ऑर्डर आने के बाद में एक्चुअल में अपन अपील फाइल नहीं कर सकते, एक्चुअल में अपन अपील फाइल नहीं कर सकते। बट ऐसे 4 केसेस हैं, कितने केसेस है बेटा, 4, जहां पे अपन ऑर्डर आने के बाद भी क्या फाइल कर सकते हैं बेटा, अपील। जिसमें आता है सबसे पहला सेक्शन नंबर 35A, जो कि कंपनसेटरी कॉस्ट के लिए बोलता है, कंपनसेटरी कॉस्ट के लिए क्या कर सकते हो तुम लोग, अपील कर सकते हो। सेक्शन नंबर 91 जो कि पब्लिक न्यूसेंस के लिए एप्लीकेबल होता है। सेक्शन नंबर 92 जो कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए एप्लीकेबल होता है, जो कि चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस के लिए। सेक्शन नंबर 95 जहां पे पर्सन को अरेस्ट किया है या फिर उसके ऊपर क्या लगाया बेटा, इंजंक्शन लगाया हुआ है, ठीक है कि नहीं। और लास्ट में बेटा अगर कोई बंदे के ऊपर क्या लगा के रखा है, फाइन, या फिर डायरेक्शन दिया है कि उसको क्या करो, अरेस्ट करो, ठीक है कि नहीं। तो ये सारे केसेस में अपन क्या कर सकते हैं, अपील फ्रॉम ऑर्डर कर सकते हैं। आई होप सो सबको सारी बातें यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद आते हैं बेटा डेफिनेशन खत्म होने के बाद स्टे ऑफ सूट के ऊपर, जो क्या आता है बेटा, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडाइस पे। रेस सब जुडाइस में जो है वो आता है सेक्शन नंबर 10 में। ध्यान दो, अगर दो पार्टीज जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना है, मतलब एक केस फाइल हुई है, कॉन्ट्रैक्ट बना है, कुछ डिस्प्यूट होता है, ठीक है, और ये लोगों ने कोर्ट में क्या फाइल कर दी, केस। बट अभी तक कोर्ट ने इसके ऊपर कोई भी डिसीजन दिया हुआ नहीं है। कोर्ट ने मतलब डिसीजन नहीं दिया, मतलब समझ रहे हो ना, अभी तक ऑर्डर कैसा है, पेंडिंग। अब ये दोनों पार्टीज को लगता है कि ये साला ऑर्डर तो इन्होंने बहुत दिनों से पेंडिंग करके रखा है, अपन कोई दूसरे कोर्ट के पास में क्या डालते हैं, एप्लीकेशन डालते हैं, सो दैट वो कोर्ट जो है अपने केस को क्या करके दे देगा, सॉल्व। बट ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडाइस है, ये बताता है कि अगर कोई भी कोर्ट में तुम्हारा केस पेंडिंग है तो दूसरा कोई भी कोर्ट तुम्हारा केस जो है वो ले नहीं सकता। ये बताया गया सेक्शन नंबर कौन से में बेटा, 10 में। आई होप सो तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुम लोगों ने पढ़ लिया होगा, इस तरीके से मैं तुम्हारा रिवीजन करवा रहा हूँ। साथ में अब देखो कुछ कंडीशंस भी है, जैसे दोनों जो केसेस फाइल करी है, पहली और दूसरी, ये डिफरेंट टाइम पे होनी चाहिए, मतलब पहली केस और दूसरी केस फाइल करने में टाइम डिफरेंस बिटवीन होना चाहिए। दूसरा, पहला केस और दूसरा केस का मैटर जो है वो सेम होना चाहिए, पहले केस और दूसरे केस का मैटर कैसा होना चाहिए, सेम। दोनों पार्टीज जिनके बीच में डिस्प्यूट है
पहले वाले केस के लिए और दूसरे वाले केस के लिए वो भी सेम होनी चाहिए। और अभी तक क्या केस सॉल्व हुई है? नहीं हुई है। कौन से वाले कोर्ट ने? पहले वाले। अभी तक केस ही है पेंडिंग। अगर ये चारों कंडीशन क्या होती है बेटा? फुलफिल, तभी जाके उसको डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडाइस माना जाएगा। सेक्शन नंबर कौन सा में बेटा? 10 में। यहाँ पे तुमको विंग फार्मास्यूटिकल वर्सेस स्वैन फार्मास्यूटिकल की केस भी याद रखनी पड़ेंगी। फिर आते हैं आगे बेटा, आगे आते हैं कहाँ पे बेटा? जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है दैट इज प्लेस ऑफ सुइंग। प्लेस ऑफ सुइंग पे आ जाओ सबजन। सेक्शन नंबर कौन सा में बेटा? 15। अब देखो प्लेस ऑफ सुइंग मतलब कहाँ पे, कौन से कोर्ट में तुम लोग केस फाइल कर सकते हो। तो ये सेक्शन नंबर 15 से चालू होता है और सेक्शन नंबर 20 पे जाके खत्म होता है। और सभी चीजें मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट लगती है। सबसे पहले बात करता हूँ सेक्शन नंबर 15 की। केस फाइल करनी है तो चालू करो लोएस्ट ग्रेडेड के साथ, मतलब सबसे छोटे कोर्ट के साथ तुम लोग क्या फाइल कर सकते हो? केस। ये बताया गया सेक्शन नंबर 15 में। सेक्शन नंबर 16 की अगर बात करूं तो वो केस में अगर तुमको रिकवरी करना है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, रेंट के साथ या विदाउट रेंट, पार्टीशन करना है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, या फिर फोरक्लोजर करना है सेल का, रिडम्पशन करना है मॉर्गेज का, डिटर्मिनेशन करना है इमूवेबल प्रॉपर्टी में तुमको कितना राइट है या फिर कितना इंटरेस्ट है, या फिर रॉन्गफुल कंपनसेशन कुछ तुमको मिलने वाला है क्या, या फिर रिकवरी करनी है कौन सी प्रॉपर्टी का बेटा? मूवेबल प्रॉपर्टी का। तो ये सारे केसेस में तुम लोग सेक्शन नंबर 16 के तहत केस फाइल कर सकते हो। कहां पे? जहां पे वो बंदा वॉलंटरी रिसाइड करता है, या फिर जहां पे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो वाले कोर्ट में तुम लोग क्या फाइल कर सकते हो बेटा? केस फाइल कर सकते हो। या फिर वो वहां पे जहां पे वो पर्सनली गेन फॉर क्या कर रहा है? वर्क, वहां पे तुम लोग क्या फाइल कर सकते हो? केस। समझ में आ गया? फिर आते हैं बेटा सेक्शन नंबर 17 में। अगर सपोज इन ऐसा है कि तुम्हारी इमूवेबल प्रॉपर्टी दो डिफरेंट कोर्ट्स में आती है, तो कौन से कोर्ट में केस फाइल करना है ये तुम्हारे ऊपर है। तुम लोग डिसाइड करोगे और तुम लोग वहां पे केस फाइल कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल समझो मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि जलगांव और संभाजी नगर के बॉर्डर पे आती है, ठीक है। तो अब मेरे पास दोनों ऑप्शन है। मैं कहाँ के जलगांव में भी केस फाइल कर सकता हूँ और मैं संभाजी नगर में भी क्या फाइल कर सकता हूँ बेटा? केस। तो इसको बोलते हैं सेक्शन नंबर कौन सा? ये 17। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 18 पे। सेक्शन नंबर 18, अगर तुम्हारी प्रॉपर्टी अनसर्टन लिमिट में आती है, अनसर्टन लिमिट मतलब समझ में नहीं आ रहा कि कौन से कोर्ट के पास तुम लोगों ने क्या फाइल करनी है बेटा? केस। तो वो केस में कोई भी कोर्ट, मतलब कोई भी, मतलब समझ रहे हो ना, अनसर्टन लिमिट है तो दो या दो से ज्यादा कोर्ट में तुम्हारा जो है वो प्रॉपर्टी आ रहा है, तो कोई भी कोर्ट तुम्हारा केस ले सकता है। और जो भी कोर्ट तुम्हारा केस लेगा उसको राइटिंग में लिख के देना पड़ेगा कि हमने इसके केस लिए, सो दैट तुम लोग इसकी केस मत लो, ऐसा उनको बाकी कोर्ट को लिख के देना पड़ेगा। क्लियर है बेटा? और सेक्शन नंबर 19 की अगर बात करूं तो मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर तुमको कोई भी कंपनसेशन चाहिए तो वो केस में तुम लोग डिफेंडेंट जहां पे रिसाइड करता है या फिर कैरीज ऑन द वर्क करता है या पर्सनली वर्क फॉर गेन करता है या फिर लोकल लिमिट में जहां पे वो रहता है वहां पे तुम लोग केस फाइल कर सकते हो। तो सेक्शन नंबर 19 का ऐसे रिलेटेड है बेटा, मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। और लास्ट में अदर सूट की अगर बात करूं तो 15, 16, 18, 19 में जो जो नहीं आता है वो सारी चीजें कहां पे आएंगी बेटा? सेक्शन नंबर 20 में, है कि नहीं। और कहां पे केस डालेंगे? सेम, जहां पे डिफेंडेंट रिसाइड करता है, कैरीज ऑन द वर्क करता है, फलाना टलाना, वो जो मैंने बताई हुई बातें वहीं पे अपन क्या फाइल करेंगे बेटा? केस। सबको सारी बातें क्लियर है? बड़े बेटा आगे बढ़ते कहां पे आ जाते हैं बेटा? टेम्पररी इंजंक्शन और इंटरलॉक्यूटरी इंजंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, ये ध्यान दो। पहले बताता हूं तुम लोगों को इंटरलॉक्यूटरी इंजंक्शन मतलब क्या होता है। इंटरलॉक्यूटरी इंजंक्शन मतलब क्या होता है बेटा? जहां पे पार्टीज ने कोर्ट को एप्लीकेशन लिख के दिया है कि ये मूवेबल प्रॉपर्टी जो हमारी केस चल रही है, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमारी क्या चल रही है केस, वो ये बंदे को आप क्या कर दो? सेल कर दो। तो फिर उसको अपन कैसा वाला ऑर्डर बोलेंगे बेटा? इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर। ठीक है कि नहीं बेटा? क्योंकि वो मूवेबल प्रॉपर्टी कैसी थी? स्पीडी और नेचुरल डिके वाली थी। स्पीडी और नेचुरल डिके मतलब समझ रहे हो ना, कि ऐसी प्रॉपर्टी जो कि पेरिशिंग नेचर की, इसलिए उसको बेचना बहुत ही ज्यादा क्या है बेटा? जरूरी। तो इसको अपन कैसे ऑर्डर बोलेंगे? इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर। क्लियर है बेटा? वही अगर टेम्पररी इंजंक्शन मतलब क्या होता है बेटा? जब अपन कोई भी प्रॉपर्टी को वेस्ट होने से, डैमेज होने से, एलिएशन होने से, सेल होने से, रिमूव होने से
और डिस्पोजिशन होने की वजह से रोक देते हैं काम करने के लिए। मतलब क्या लगाते हैं, इंजंक्शन लगाते हैं कि तुम लोगों ने ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिसकी वजह से प्रॉपर्टी क्या हो जाए, वेस्ट, डैमेज या फिर एलिएशन या फिर सेल या फिर रिमूव हो जाए। तो वो केस में कोर्ट ने तुम्हारे ऊपर क्या लगा दिया है बेटा, टेम्पररी इंजंक्शन लगा दिया। ठीक है, ये किसके ऊपर लगाया जाएगा, डिफेंडेंट। क्यों, क्योंकि प्लेंटिफ को कोई भी इंजुरी, मतलब प्लेंटिफ की कोई भी प्रॉपर्टी को इंजुरी पहुंचनी नहीं चाहिए। इसको बोलते हैं कैसा इंजंक्शन बेटा, टेम्पररी इंजंक्शन। सबको सारी बातें क्लियर है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आगे, दैट इज इंपॉर्टेंट स्टेजेस इन द प्रोसीडिंग ऑफ द सूट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ये एक बार पेपर में भी आया था। जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो शायद तुम्हारे पेपर में नजर भी आए, ठीक है कि नहीं। प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट, अब देखो कैसे प्रोसीडिंग होती है कोर्ट ऑफ लॉ में, ये बताया गया इसमें, है ना। तो प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट, सबसे पहले प्लेंट देना पड़ेगा ऑर्डर नंबर 4 में। फिर कोर्ट समन्स देगा, किसको देगा बेटा, डिफेंडेंट को, ऑर्डर नंबर 5 में। फिर जो डिफेंडेंट है वो ऑर्डर नंबर 8 में विद इन हाउ मेनी डेज, 30 डेज के अंदर अंदर वो खुद से क्या दे सकता है, खुद का रिटर्न स्टेटमेंट दे सकता है डिफेंस का। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन 120 डेज के अंदर उसको पेमेंट ऑफ कॉस्ट करना पड़ेगा। फिर दोनों पार्टीज को कहाँ पे अपियर होना है, कोर्ट ऑफ लॉ में, ऑर्डर नंबर 9 के हिसाब से। फिर दोनों पार्टीज को एग्जामिन किया जाएगा ऑर्डर नंबर 10 में। फिर इश्यूज को क्या किया जाएगा, फ्रेम, ऑर्डर नंबर 14 में। फिर कोर्ट ऑफ लॉ दोनों पार्टीज को क्या कर लेंगी बेटा, हियरिंग करेंगी, और लास्ट में क्या देंगे बेटा, जजमेंट, ऑर्डर नंबर कौन से में, 20। ठीक है, 7 में। अब बेटा यहाँ से एक्चुअल जो देखो, यहाँ से जो है वो पूरी प्रोसीजर को एक्सप्लेन किया गया कि पहले समन्स जाएगा, फिर डिफेंडेंट को आना है। डिफेंडेंट को आना है कितने दिनों के अंदर, 30 डेज के अंदर। देखो पीछे वाला पन्ना पलटा हो तुम लोग, देखो मैं तुमको बता दूँ। समन्स मिल गया, समन्स तुम लोग खुद से पढ़ लेना, समन्स बहुत ज़्यादा ईजी है। एक बार डिफेंडेंट, डिफेंस के बारे में बताता हूँ। तो डिफेंडेंट आएगा खुद को डिफेंड करने के लिए, समन्स जाने के बाद उसके पास रहेंगे कितने डेज, 30 डेज, विच में भी एक्सटेंडेड अप टू 90 डेज। 30 दिनों से लेकर 90 दिनों का टाइम है उसको कि वो खुद को क्या कर सकता है, कोर्ट ऑफ लॉ में डिफेंड कर सकता है। ये हो गई साधारण कोर्ट की बात, मतलब साधारण व्यक्ति की बात, जैसे तुम लोग और मैं लोग हूँ वैसा। बट अगर ये कमर्शियल कोर्ट एक्ट की बात है, कमर्शियल मतलब ही क्या, बिजनेस से रिलेटेड डिस्प्यूट है, तो वो केस में डिफेंडेंट खुद को डिफेंड कर सकता है 30 डेज के अंदर, विच में भी एक्सटेंडेड अप टू 120 डेज। तो ऑर्डिनरी केस में 30 डेज से 90 डेज, और अगर कमर्शियल कोर्ट एक्ट की बात है तो 30 डेज से लेके 120 डेज। ठीक है बेटा। तो उसके बाद अगर कोर्ट में एक पार्टी आई है बट एक पार्टी आई हुई नहीं है, तो वहां पे कोर्ट एक्स पार्टी ऑर्डर करता है। कैसे वो पार्टी ऑर्डर पास करता है बेटा, एक्स पार्टी। और एक्स पार्टी पास करने के बाद क्या डिफेंडेंट खुद को डिफेंड कर सकता है, हाँ। कितने केसेस में, 4। मतलब डिफेंडेंट के पास टोटल कितनी रेमेडी रहेंगी, 4। पहला, वो अपील कर सकता है सेक्शन नंबर 96 में, रिव्यू के लिए अप्लाई कर सकता है, या फिर एक्स पार्टी डिग्री को वो सेट असाइड करने के लिए बोल सकता है, या फिर लास्ट में क्या कर सकता है बेटा, सूट फाइल कर सकता है। मिला क्या बेटा, क्योंकि एक्स पार्टी ऑर्डर कैसा पास हुआ है, फ्रॉड से। तो डिफेंडेंट को डिफेंड करने के लिए कितने रेमेडीज रहेंगे अगर एक्स पार्टी हुआ है तो 4, अपील, रिव्यू, सेट असाइड और फ्रॉड से पास हुआ है, ऐसा वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाओ कहाँ पे, मैं तुमको बताता हूँ डिग्री पे। और लास्ट में डिग्री जो है वो जजमेंट आने के बाद में जो पास होता है उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, डिग्री। ये पास होनी है विद इन 15 डेज। जजमेंट के बाद में कितने दिनों के अंदर पास होनी है बेटा, 15 डेज। और इसमें 1 से लेके 5 तक की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है बेटा। फिर यहाँ पे डिग्री आने के बाद अपन क्या करेंगे बेटा, अपील। 4 टाइप की अपील होती है। पहली अपील होती है अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री। इसका मीनिंग ये होता है कि अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट से तुम लोग सेटिस्फाइड नहीं हो तो तुम लोग सुपीरियर कोर्ट के पास जा सकते हो। एक्स पार्टी ऑर्डर होना चाहिए। अपील करने के लिए दोनों पार्टीज का कंसर्न नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पास क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए और तुम्हारी केस की वैल्यू 10,000 से ज्यादा होनी चाहिए, तभी जाके तुम लोग क्या फाइल कर सकते हो बेटा, अपील। अगर तुम लोग ओरिजिनल डिग्री के अपील से भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो तुम लोग सेकंड अपील कर सकते हो। और सेकंड अपील किसको होंगी बेटा, जो भी सुपीरियर कोर्ट का ऊपर वाला है। सुपीरियर के कोर्ट के ऊपर कौन है बेटा, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के पास अगर तुमको अपील करना है तो तुम्हारे पास सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए और एक्स पार्टी ऑर्डर पास होनी चाहिए और तुमको मेमोरेंडम ऑफ अपील लिख के देना पड़ेगा। अब जो चीजें तुमने मेमोरेंडम ऑफ अपील में लिखनी थी बट लिखी हुई नहीं है, उसको भी हाई कोर्ट सुन के लेगा। ऐसा नहीं कि मेमोरेंडम ऑफ अपील में जितना लिखा है उतना ही सुनेगा, सब कुछ बातें तुम्हारी सुनेगा। क्लियर है बेटा।
फिर अपील फ्रॉम ऑर्डर मैंने ऑलरेडी तुमको बता दिया। अगर तुम लोग इससे भी सेटिस्फाइड नहीं हो हाई कोर्ट से, तो तुम लोग किसके पास जा सकते हो बेटा? सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। सबको सारी बातें क्लियर है बेटा। फिर आते कहाँ पे? रेफरेंस, रिव्यू और रिवीजन। ध्यान दो बेटा, रेफरेंस, अगर कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट कोई ऑर्डर पास नहीं कर पा रहा है तो वो हाई कोर्ट का रेफरेंस ले सकता है। हाई कोर्ट का रेफरेंस लेना मतलब समझ रहे हो? सिर्फ एक बातचीत होंगे हाई कोर्ट के साथ कि भैया हम लोग जो है वो क्या नहीं पास कर पा रहे, ऑर्डर पास नहीं कर रहा है, तो आप हमारी मदद कर सकते हो क्या? तो हाई कोर्ट बोलेगा हाँ। और जब हाई कोर्ट एक हाँ बोलने के बाद में बताएंगा क्या क्या चीजें तुमने करनी है, तो उसको क्या बोला जाएगा बेटा? रेफरेंस। फिर आते हैं रिव्यू पे। जो कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है वो कोर्ट से अगर पार्टीज जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, जो कोर्ट ने अगर ऑर्डर पास किया है वही कोर्ट से अगर पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है, तो वही वाले कोर्ट के पास पार्टी जाके बोलेंगे कि तुमने जो ऑर्डर पास किया है उसको क्या करवाओ? रिव्यू करवाओ। तो उसको अपन बोलेंगे बेटा रिव्यू। और फिर आते रिवीजन पे। अगर कोई कोर्ट ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया हुआ नहीं है, या फिर अपने पावर से ज्यादा का इस्तेमाल किया हुआ है, या फिर इलीगल तरीके से अपनी पावर का क्या किया हुआ है? इस्तेमाल, तो सेक्शन नंबर 115 के हिसाब से हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट ने जब भी अपनी पावर का कैसा इस्तेमाल किया, गलत, एक तो कम या फिर ज्यादा, तो वो केस में वो क्या कर सकते हैं बेटा? रिवीजन कर सकते हैं। तो बेटा रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन यहाँ पे खत्म होता है। अब आते आगे सूट बाय और अगेंस्ट कॉर्पोरेशन। अब देखो, अगर कोई कंपनी के खिलाफ तुम लोगों को केस फाइल करनी है तो तुम लोग पहले तो उनके ऊपर क्या भेजोगे बेटा? समन्स, ठीक है कि नहीं? और समन्स जो है वो सेक्रेटरी, डायरेक्टर या प्रिंसिपल ऑफिसर जो कंपनी का है उसके नाम से वो जाएंगे। गया, जाने के बाद में वो लोग उसके ऊपर क्या करेंगे? साइन। किसमें? ये तीनों में से ही एक बंदा क्या करेंगे? उसके ऊपर साइन। और जिसने भी साइन किया उसी को पर्सनल अटेंडेंस के लिए कहाँ पे आना पड़ेगा बेटा? कोर्ट ऑफ लॉ में आना पड़ेगा। तो समन्स किसके नाम से जाएगा बेटा? सेक्रेटरी, डायरेक्टर और अदर प्रिंसिपल ऑफिसर जिनके नाम से जाएगा वही लोग उसके ऊपर क्या करेंगे? साइन और वेरीफाई। वेरीफाई करने के बाद में समन्स में जो डेट लिखी होंगी वही डेट पे उनको कोर्ट ऑफ लॉ में जिसने भी साइन किया उसको अपीयर होना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं बेटा? फिर सूट बाय और अगेंस्ट माइनर और लुनाटिक। अब देखो मैं पूरा कंसेप्ट बताता हूँ, अच्छे से सुनो। सूट बाय और अगेंस्ट माइनर और लुनाटिक, अगर कोई बंदा माइनर है जिसकी उम्र 18 के नीचे, ठीक है, या फिर इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के हिसाब से कोई बंदे की एज 21 के नीचे, तो ये बंदों को माइनर माना जाता है, ठीक है। अगर ऐसे बंदों को केस फाइल करने की है तो उनको एक नेक्स्ट फ्रेंड को अपॉइंट करना पड़ेगा। किसको अपॉइंट करना पड़ेगा बेटा? नेक्स्ट फ्रेंड, जो कि साउंड माइंड का होना चाहिए और मेजर भी होना चाहिए। देखो ये तो माइनर है, तो जिसको तुम लोग नेक्स्ट फ्रेंड करके अपॉइंट कर रहे हो कोर्ट ऑफ लॉ में क्या फाइल करने के लिए केस, वो बंदा कैसा होना चाहिए बेटा? साउंड माइंड और 18+ होना चाहिए, ठीक है कि नहीं बेटा? अब ये जो नेक्स्ट फ्रेंड को तुमने अपॉइंट किया ये तुम्हारे साथ रहेगा जब तक वो रिटायर ना हो जाए, ठीक है नहीं? जब तक वो रिटायर ना हो जाए, केस जो है वो टर्मिनेट ना हो जाए, उसको अपन रिमूव ना कर दे या फिर उसकी क्या ना हो जाए डेथ, तब तक वो तुम्हारा क्या दे सकते हैं? साथ, ठीक है कि नहीं? अब जैसे ही तुम लोगों ने केस फाइल करी, किसको लेके गए तुम लोग? नेक्स्ट फ्रेंड को लेके गए। अब वो तुम्हारे साथ कब तक रहेगा? जब तक तुम लोग मेजर ना हो जाए। जैसे ही मेजर होते हो वैसे ही तुम लोगों को क्या करना है बेटा? नेक्स्ट फ्रेंड को निकाल देना है और खुद की केस जो है वो तुमको खुद ही लड़नी पड़ेंगे। क्लियर है क्या बेटा सबको? इसको बोलते हैं कौन सा वाला बेटा? सूट बाय और अगेंस्ट माइनर। आई होप सो सबको सीपीसी क्लियर है बेटा। कल एक नया फिर से चैप्टर लेके आऊंगा और जिसमें कमर्शियल कोर्ट एक्ट भी कल कवर करवाऊंगा बेटा, 100% कवर करवाऊंगा, क्योंकि ये नया है, ये पेपर में बनने की शक्यता मुझे लगती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारी चीजें मैं तुम्हारे लिए लेके आ रहा हूँ और लेके आऊंगा पूरे के पूरे 11 दिन, है कि नहीं बेटा? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।